देखिए अपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की गणना कर ली, औसत शक्ति अपन ने ज्ञात कर ली, ताक्षणिक शक्ति ज्ञात कर ली, शक्ति गुणांक भी अपन ने निकाल लिया था। शक्ति गुणांक के बाद अपन ने शक्ति गुणांक की तीनों परिभाषाएं ले ली थी कि कोस फाई की वैल्यू आर अपोन में जेड थी, कोस फाई इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति अपोन में आभासी शक्ति भी था। अब इसके बाद फिर अपन बात करेंगे विशेष स्थितियों की, वे किस किस स्थिति में क्या क्या इनके मान होंगे। तो देखिएगा विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, इसमें नंबर एक पहली विशेष स्थिति, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो, यानी शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ हो। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो, अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित होता है तो अपन ये चीज प्रूफ कर चुके कि शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ में वोल्टा और धारा के मध्य कालांतर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए इससे अपने पास रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो। देखिए देखो, शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ में वोल्टता वे धारा के मध्य कालांतर शून्य होता है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक ही कला में होते हैं। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो वोल्टा और धारा दोनों क्या होते हैं, एक ही कला में होते हैं, के मध्य कालांतर शून्य होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू 0। अगर फाई इज इक्वल टू 0 है तो देखिए, जिससे अगर मैं ज्ञात करूं शक्ति गुणांक क्या होगा, तो देखो भैया शक्ति गुणांक Pf इज इक्वल टू क्या होगा, cos फाई से पावर फैक्टर, तो ये हो गया है cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर अपन बात करें शक्ति वे की, तो देखो औसत शक्ति P बार इज इक्वल टू क्या सूत्र है, VRMS IRMS cos फाई। अगर इस फॉर्मूले से मैं देखता हूं तो देखो मेरे पास क्या बच गया है भैया, VRMS IRMS cos, शक्ति गुणांक का मान तो एक है ये, और आपको पता है VRMS IRMS को क्या बोला जाता है, आभासी शक्ति, और ये शक्ति वे कैसा है, मैक्सिमम है, यानी शक्ति वे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब इस मैक्सिमम शक्ति वे को अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो अगर अपन को ग्राफ से देखें, याद कीजिए अपन ने शक्ति के लिए एल और सी के लिए ग्राफ की विवेचना कर ली थी, यानी शक्ति की विवेचना अपन ने एल और सी वाले जो केवल शुद्ध प्रेरक था और शुद्ध जो धारितीय परिपथ था उनकी विवेचना अपन ने ग्राफ से कर ली थी, लेकिन प्रतिरोध की नहीं की थी। तो प्रतिरोध की यहां अपन करते हैं। तो देखिए इसके लिए अगर विवेचना अपन करके देखें, यहां इस अक्ष पर मैं टी को ले रहा हूं और यहां मैं ले रहा हूं PVNI। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर मैं वोल्टा का अगर इसके लिए ग्राफ देखूंगा तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। फिर धारा का ग्राफ इसी कला में होगा, क्योंकि शुद्ध आर के अंदर वोल्टा और धारा एक ही कला में होते हैं। ये आपने धारा भी ले ली। अगर ऐसा है तो अब देखिए ये तो है T/4, T/2, 3T/4 और ये है T।
यही स्थिति अपने पास आ रही है। अगर यही स्थिति आ रही है तो अपन क्या देखते हैं, t/4। यहाँ आप देखिए 0 से t/2 तक तो भैया पॉजिटिव ही है, धारा भी पॉजिटिव और वोल्टता भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो शक्ति का मान भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फिर देखिए t/2 से t तक धारा और वोल्टता दोनों ही नेगेटिव है, और शक्ति होती क्या है, धारा और वोल्टता का गुणनफल, तो ऋणात्मक ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये लो, ये शक्ति आ गई। तो यहाँ ये तो है ग्राफ किसके लिए भाई, P के लिए, ये किसके लिए था, V के लिए, और ये किसके लिए था, I के लिए। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि शक्ति वेग हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी शक्ति वेग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अपन यो कह सकते हैं फाइनली, अतः इसको ऊपर लिखते हैं, देखो क्या अपने पास रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्टों को देखो। अपने पास निष्कर्ष जो निकल के आए हैं वो निष्कर्ष ये है कि अतः शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ में शक्ति गुणांक कैसा है, अधिकतम। शक्ति गुणांक अधिकतम, और इसका मान कितना है, 1 होता है। शक्ति वेग ये भी क्या है, अधिकतम है। शक्ति वेग कैसा आ रहा है, अधिकतम आ रहा है। इसके अलावा एक चीज और, वास्तविक शक्ति बराबर क्या सिद्ध हो रहा है, आभासी शक्ति, यानी औसत शक्ति ही आभासी शक्ति के क्या है, बराबर है। ये चीज अपन ने इसके अंदर क्या कर ली है, प्रूफ कर ली, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में। दूसरा केस, अगर परिपथ में केवल L या C हो, अगर परिपथ में केवल L या C होता है तो आप भली भांति जानते हो कि कालांतर प्लस माइनस फाइव होगा, सॉरी फाइव की वैल्यू प्लस माइनस 5/2 होगी, और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी शक्ति वेग क्या होगा, 0, शक्ति गुणांक भी क्या होगा, 0। तो नंबर सेकंड केस की अब अपन बात करते हैं। देखिए नंबर सेकंड, दूसरा केस, जब परिपथ में केवल L या C हो, तो जब परिपथ में केवल क्या हो, L या C हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कालांतर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। आपको पता है जब परिपथ में केवल L होता है तो ऐसी स्थिति में वोल्टता धारा से π/2 कलाकोण आगे होती है, और जब परिपथ में C होता है तो वोल्टता धारा से π/2 कलाकोण क्या होती है, पीछे, यानी दोनों के लिए कलांतर तो π/2 ही हुआ। अगर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 है तो देखो, इसलिए PF यानी कि शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, एवं औसत शक्ति वेग भी क्या होगा, 0 होगा। और ये अपन ग्राफिकली भी प्रूफ कर चुके हैं। जब परिपथ में L और C होता है तो उसमें आपने देखा था कि जितना धनात्मक भाग आता है उतना ही ऋणात्मक भाग आता है, लेकिन दोनों ही मान परिमाण बराबर में होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो औसत शक्ति वेग क्या होता है, 0 होता है। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, औसत शक्ति वेग क्या है, 0। चलो ऐसे इतना ही काफी है, अपन वैसे समझ ही गए इसे। नंबर तीसरा, अगर अनुनादी परिपथ हो, और कैसा हो,
अनुनादी परिपथ हो। तो ध्यान रहे अनुनादी परिपथ का बिहेवियर कैसा होता है। अनुनादी परिपथ का बिहेवियर होता है शुद्ध प्रतिरोधात्मक प्रतिरोध की भांति, यानी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो आप एक ही लाइन लिख दीजिए, शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ की भांति। ये लो। अब एक चीज अपन, चलो एक और लिख लेते हैं, नंबर 4। अगर ये कहते हैं एलसीआर परिपथ के लिए, तो देखो एलसीआर परिपथ के लिए, तो एलसीआर परिपथ के लिए तो पी एफ इज इक्वल टू कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन में जेड अपन निकाल चुके हैं, और इसको लिखा जा सकता है आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये लो, यह अपन ने ये मान निकाल लिया है किसके लिए, एलसीआर। 4 अपन ने केस ले लिए, इसमें दोनों एक साथ हो गए ए या सी हो, क्योंकि दोनों के परिणाम एक ही होंगे। शक्ति गुणांक 0 होगा, औसत शक्ति वे भी क्या होगा, 0 होगा। औसत शक्ति वे ये कैसा है, 0 है। शक्ति गुणांक पी एफ पावर फैक्टर भी क्या होगा, 0 होगा। अब एक चीज अपन यहां नोट लगा लिख रहे हैं, ध्यान रहे, इसके बाद की स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब पंखा बहुत धीमा धीमा चल रहा होता है तो वह उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन उसमें आकर के उसका कंडेंसर चेंज कर देता है। कंडेंसर यानी उसका संधारित्र, कंडेंसर या कैपेसिटर या संधारित्र को चेंज करने से उसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है, उसका कारण जाने, उसी चीज को अपन यहां लिखेंगे। देखो, पंखे की मोटर के धीरे जो चलती है, धीरे चलने पर इसका संधारित्र क्या होता है, बदला जाता है, जिससे क्या होगा कि कला कोण फाई का मान घटेगा। कला कोण फाई का मान घटेगा, यानी कि फाई जितना कम होगा, घटते घटते जब ये लगभग 0 हो जाता है तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। शक्ति गुणांक अधिकतम हो जाएगा तो पंखे की मोटर को मैक्सिमम शक्ति मिलेगी, यो कह सकते हैं पूर्ण शक्ति मिल जाएगी, और वह क्या होगा, तेजी से चलने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है छोटा एक अच्छा, जो अपनी बुक में भी है, तो इसको अपन यहां नोट कर रहे हैं कि देखो, पंखे की मोटर के धीरे चलने पर प्राय संधारित्र को बदला जाता है। पंखे की मोटर के धीरे चलने पर प्राय संधारित्र को बदला जाता है, जिससे कला कोण घटकर लगभग 0, जिससे कला कोण घटकर लगभग 0 हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है, और शक्ति गुणांक, एक कला कोण जितना घटेगा यानी 0 हो जाएगा, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, अधिकतम, और शक्ति गुणांक बढ़कर 1 हो जाता है, और शक्ति गुणांक बढ़कर 1 हो जाता है, क्योंकि cos 0 का मान क्या है, 1 है। और आप जानते हो कि शक्ति गुणांक 1 हो गया मतलब कैसा मान हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, और पंखे की मोटर को पूर्ण शक्ति मिलती है, 1 हो जाता है, जिससे पंखे की मोटर को पूर्ण शक्ति मिलती है। फलस्वरूप
वह तेजी से चलने लगता है। फलस्वरूप वह तेजी से चलने लगता है। तो यहां अपन ने परिपथ में एल या सी है उसके लिए, जब परिपथ में केवल आर है उसके लिए, यानी कि विभिन्न स्थितियां अपने शक्ति गुणांक की और शक्ति की देख ली है। अब अपने पास जो कंटेंट्स बचा है, एक कंटेंट और बचा है, वो है वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा। चलिए उसको और कंप्लीट अपन करते हैं। अब अपन जानेंगे वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा होती क्या है। वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा, यानी कि वाटलेस करंट। देखो आपने देखा होगा कि जब अपन शक्ति का व्यंजक निकाला था तो उसमें दो कंपोनेंट्स आए थे। उस कंपोनेंट्स के अंदर से एक कंपोनेंट्स ऐसा था जो कि शक्ति वे में काम आता है, यानी कि उसमें योगदान देता है अपना, इसमें शक्ति वे में योगदान देता है। और एक कंपोनेंट ऐसा था जो शक्ति वे में किसी तरह कोई योगदान नहीं देता। जो शक्ति वे में कोई योगदान नहीं देता है वही कार्यहीन धारा कहलाता है, धारा का मान, या उसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। जो नहीं देता है वो कंपोनेंट्स होता है साइन के रूप में, और जो योगदान देता है वो कोस के रूप में था। ये तो आपने नहीं देख लिया होगा, क्योंकि औसत शक्ति वे क्या आया था आपके पास, VRMS IRMS कोस फाई। यानी कि अगर मैं शक्ति को इस प्रकार से लूं, देखो भाई शक्तियों के अगर मैं धारा को इस प्रकार से लेता हूं, जैसे सपोज करो यहां ये धारा का शिखर मान है। अगर ये शिखर मान है और यहां पर जो वोल्टता है, इस एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, वोल्टता को ले रहा हूं। ये वोल्टता का शिखर मान हो गया V नोट। तो I नोट और V नोट के मध्य अगर कलांतर अगर फाई है, क्या कह रहा हूं मैं, I नोट और V नोट के मध्य अगर कलांतर फाई है, तो इस धारा I नोट के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट जो फाई के साथ होगा वो कंपोनेंट तो होगा धारा का I नोट cos फाई, और एक कंपोनेंट्स होगा ये जो इसके लंबवत होगा I नोट साइन फाई। तो जो कंपोनेंट्स वोल्टता के अनुदिश होता है वो तो कहलाता है कार्यकारी घटक, यानी इसे कहते हैं अपन कार्यकारी धारा। ये कहलाती है कार्यकारी धारा, ये ध्यान रखना। और जो इसके लंबवत होता है इसे कहा जाता है कार्यहीन धारा। कार्यहीन धारा, तो यानी कि कार्यहीन धारा ये हो गई है क्या, I नोट साइन फाई, और कार्यकारी धारा हो गई है I नोट कोस फाई। तो क्या परिभाषा हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टता के लंबवत घटक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टता के लंबवत घटक कौन सा है भैया, I नोट साइन फाई। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टता के लंबवत घटक कार्यहीन धारा कहलाती है। धारा का वोल्टता के लंबवत घटक कार्यहीन धारा कहलाता है।
जिसका शक्ति वे में कोई योगदान नहीं होता है, इसका मान 0 हो जाता है। जिसका शक्ति वे में कोई योगदान नहीं होता है, अतः कार्यहीन धारा इजिकल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई नॉट साइन फाइव। अगर ये कह दे कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए तो अपन कैसे कहेंगे, एवं कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान इजिकल टू क्या लिख देंगे आप इसे, आई आर एम एस साइन फाइव। ये वर्ग माध्य मूल मान होगा कार्यहीन धारा का। आई आर एम एस ये तो कैसा मान था, वही शिखर मान था, और ये हो गया आई आर एम एस साइन फाइव। इसी प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, कार्यकारी धारा क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टता के अनुदिश यानी इसी में वोल्टता के अनुदिश घटक कार्यकारी धारा कहलाता है, कार्यकारी धारा कहलाता है, जिसका शक्ति व्यय में योगदान होता है, अतः कार्यकारी घटक इजिकल टू क्या हो गया है, आई नॉट कोस फाइव, एवं अतः कार्यकारी धारा आई नॉट कोस फाइव एवं कार्यकारी धारा का वर्ग माध्य मूल मान इजिकल टू आई आर एम एस कोस फाइव। बिल्कुल यही होगा, यानी कि जहां कोस आ गया है वो तो क्या होगा कार्यकारी, और जहां साइन आ गया वो आ गया कार्यहीन धारा होगी। अब इसी पर आधारित कार्यहीन धारा पर आधारित एक युक्ति है जिसका नाम है चौक कुंडली, उसके बारे में और पढ़ के फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बोर्ड के एग्जाम में इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं न्यूमेरिकल के रूप में, और लगभग हर साल क्वेश्चन आता है इनमें से। शक्ति पर आधारित, शक्ति गुणांक पर आधारित अपन एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, आइडिया लग जाएगा किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो अपना अनुभव इस चीज का हो जाएगा। धारा का वर्ग माध्य मूल मान अपन ने निकाल लिया कार्यकारी धारा का। अब अपन पढ़ेंगे चौक कुंडली जो कि कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है, वो है क्या, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन जान रहे हैं चौक कुंडली, चौक कॉइल।
कुंडली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के मान को क्या किया जाता है, नियंत्रित। अगर प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अगर अपन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो उसमें शक्ति जो हास है वो मैक्सिमम होता है। शक्ति हास क्या होगा, उसमें मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर लॉस होता है अगर प्रतिरोध का यूज करते हैं। संधारित्र को यूज कर रहे हैं तो उसमें भी शक्ति वे नहीं होगा, लेकिन उसको उपयोग में ले पाना आसान नहीं होता है। इसीलिए अपन परिपथ में एल का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है एल और सी के लिए औसत शक्ति जो वे होता है वो शून्य होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध की कुंडली बनाई जाती है, जो कि कच्चे लोहे की जो क्रोड होती है उसके ऊपर विद्युत रूप तांबे के तारों को लपेट करके बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, चौक कुंडली का प्रेरकत्व उच्च होता है और प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि प्रेरक कुंडली ये चौक कुंडली के लिए सत्य है, तो सत्य के अंदर ऑप्शन के अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि इसका प्रेरकत्व उच्च और प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। इनको आगे पीछे कैसे भी किया जा सकता है। तो अब देखिएगा, अब इसको अपन परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित, कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रेरकत्व उच्च व प्रतिरोध निम्न होता है, चौक कुंडली कहलाती है। इसको कहां कहां उपयोग करते हैं आप याद कीजिए। ट्यूबलाइट के साथ इसका उपयोग किया जाता है, पंखे के रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, चौक कुंडली का। तो इसको अपन लिख लेते हैं, चौक कुंडली है क्या। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने वाली, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने वाली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने वाली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति जिसका प्रेरकत्व उच्च, ये विषय रखना, जिसका प्रेरकत्व उच्च वे प्रतिरोध निम्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने वाली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति जिसका प्रेरकत्व उच्च वे प्रतिरोध निम्न होता है, चौक कुंडली कहलाती है। चौक कुंडली कहलाती है ये। अब देखिए क्या कहलाती है, चौक कुंडली। इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर, नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे जाते हैं। इसे बनाने के लिए नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे जाते हैं। ये चौक कुंडली हो गई। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग किया जाता है
ट्यूबलाइट के साथ पंखे के रेगुलेटर में, यहां इसका जो कुंडलियां क्या किया जाता है, उपयोग। अब देखिए यहाँ पर अपने शक्ति, कार्यहीन धारा, ये टॉपिक अपने पूरे कर लिए हैं। अब अपन इन पर आधारित आंकिक क्वेश्चनों को हल करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इन पर आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन अब इसमें डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आधारित आते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन अब हल करते हैं। देखिएगा भाई क्या क्वेश्चन है। इस पर आधारित क्वेश्चन अपन अधिकांश से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि बोर्ड में किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पर पेश आते हैं। किताब के क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके जरूर देखें, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप अवश्य सोल्व करें। तो देखिए एक क्वेश्चन जो कि 2008 के एग्जाम में आया था, क्या क्वेश्चन था देखो, 2008 राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, पहले अपन देखें कि एक परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न है। देखिए क्वेश्चन ये देखा है, एक परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न है, यानी कि उसकी आपको समीकरण दी हुई है। वो समीकरण इस तरह से है, V इज इक्वल टू 100 साइन 3140 वोल्ट। ये आपको वोल्टता दी हुई है। V इज इक्वल टू 100 साइन 3140 वोल्ट, यानी ये अपन को मान इसमें वोल्टता का दे रखा है, जिससे प्रवाहित धारा वोल्ट है, इस वोल्टता से जिससे प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू, देखो इन्होंने I को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में, तो अपन भी अपनी समीकरण को कैपिटल I से लिखेंगे। वैसे तो अपन स्मॉल I से लेते आए हैं, लेकिन यहां किससे लिखेंगे, अब अपन कैपिटल I से लिखेंगे, जिससे प्रवाहित धारा कैपिटल I इज इक्वल टू साइन कैपिटल I इज इक्वल टू साइन 340 प्लस पाई बाई 340 प्लस पाई बाई 3 एम्पियर है। एम्पियर ये धारा का मान अपन को दिया गया है। तो अब पूछ रहे हैं निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ये अपन को इसमें दिया हुआ है। तो देखिए ये मान अपन को ज्ञात करने हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये मान ज्ञात करवा रहे हैं प्रयुक्त वोल्टता की आवर्ती। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। प्रयुक्त आधा नंबर की प्रयुक्त वोल्टता की आवर्ती। नंबर सेकेंड, इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वर्ग माध्य मूल धारा। वर्ग माध्य मूल धारा। फिर इसी में नंबर थर्ड और पूछा है। नंबर थर्ड पूछ रहे हैं शक्ति गुणांक। अक्सर क्वेश्चनों में शक्ति गुणांक खूब पूछा गया है। शक्ति गुणांक। और नंबर फोर्थ जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है प्रतिबाधा का मान, यानी कि जेड का मान पूछा है। ये 4 मान है। जब भी इस तरह से समीकरण के रूप में आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो इसका तरीका ध्यान रखना, आप अपनी मूल समीकरण से उसकी तुलना कर दें, तो बहुत सारे मान तो कंपैरिजन करने से ही आपको ज्ञात हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
आपको पहले वोल्टा की समीकरण देखो क्या दी हुई है, V इज इक्वल टू 100 साइन 314t। अब अपनी मूल समीकरण देखो, वो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों की आप तुलना करते हो तो देखो, इन दोनों की आप तुलना कर दो सबसे पहले। तो देखो आप V नोट की वैल्यू तो आपके पास आ गई है 100 वोल्ट। ये काफी सारे मान तो अपने पास वैसे ही ज्ञात हो जाएंगे। T की जगह T आ गया है, ओमेगा की जगह देखो कितना आ गया 314 रेडियन प्रति सेकेंड। ये लो कोणीय वेग भी आ गया। फिर दूसरा मान इसने किसका मान दिया हुआ है, धारा का। अब देखो आई को कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कैपिटल दिया है तो अपन भी कैपिटल ही लिखेंगे। कैपिटल आई इज इक्वल टू दे रखा है साइन 314t प्लस पाई बाई 3। इसको आप कंपेरिजन कर लो, अपनी समीकरण हम अपन ये लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नोट। भाई इन्होंने कैपिटल आई से लिया है तो अपन भी धाराओं किससे लेंगे, कैपिटल आई से। आई नोट साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये लो, इन दोनों की भी तुलना कर दीजिए। इन दोनों की भी अगर अपन तुलना करते हैं तो देखिए कंपैरिजन में आई नोट का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ये, तो 1 एम्पियर आ गया। ये लो, ये अपने पास 1 एम्पियर आ गया है। फिर टी की जगह टी है, ओमेगा की वैल्यू तो पहले आ गई, और हाँ कलांतर फाई की वैल्यू आ गई है पाई बाई 3, यानी कि ये हो गया है 60 डिग्री। जब भी रेडियन आपको बता रखा है, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो 180 बटा पाई से गुणा कर दे, और जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो आप पाई बटा 180 से गुणा कर दें। तो यहाँ अपने पास ये कितना आ गया है 60 डिग्री। अब एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पूछा है प्रयुक्त वोल्टा की आवृत्ति। तो देखो ओमेगा 314 आपके पास है, तो आप जानते हो ओमेगा का मतलब क्या है 2 पाई एफ। ये आ गया 314, यानी कि एफ इज इक्वल टू 314 अपॉन में 2 पाई 314 2 पाई की वैल्यू है 3.14। ये कैंसिल हुआ 100 टाइम, 100 अपॉन में 2 यानी कि 50 हर्ट्ज। तो आवृत्ति कितनी आई, पहले क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज आंसर आ गया। फिर पूछ रहे हैं वर्ग माध्य मूल धारा, यानी कि अब इसको अपन ऊपर कर लेते हैं। देखो नंबर सेकंड पूछ रहे हैं वर्ग माध्य मूल धारा का मान, यानी IRMS। IRMS में जानता हूं आई नॉट अपॉन में √2 होता है। तो देखो आई नॉट का मान कहीं ना कहीं निकाला होगा आपने, 1 एम्पियर आ रहा है बिल्कुल। ये 1 अपॉन में √2, और 1 अपॉन में √2 की वैल्यू तो आपको पता है 0.707 एम्पियर, बिल्कुल यही होती है, क्योंकि अपन खूब बार काम में लिए हैं इसको। तो अब इसके बाद पूछा है इन्होंने नंबर थर्ड, इसमें शक्ति गुणांक को। देखो शक्ति गुणांक इजिकल टू क्या होता है cos फाई, और फाई कितना है भैया 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 0.5। ये आ गया है 0.5। फिर इसके बाद नंबर फोर्थ इन्होंने पूछा है प्रतिबाधा को। तो देखो प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू क्या होता है V नॉट अपॉन में I नॉट। V नॉट की वैल्यू देखो आप कहेंगे कितनी है 100 है, और I नॉट की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ गया है 100। ये अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी 2020 में भी आया था, छोटा सा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता दे रखी है आपको
50 साइन 314t वोल्ट और धारा दे रखी है 10 साइन 314t प्लस π/4। तो ये पूछ रहे हैं वाटहीन धारा ज्ञात कीजिए। एक तो वाटहीन धारा, दूसरा पूछ रहे हैं वर्ग माध्य मूल वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। तो उस क्वेश्चन को और अपन सोल्व करेंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे।